इस खास एक्सप्लेनर में हम पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक विनाश के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। अंतरिक्ष से आई सिर्फ एक चट्टान और रातों रात हमारी पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए सीधा इस तबाही के केंद्र में चलते हैं। 10 करोड़ ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड धरती से टकराया था तो बिल्कुल इतनी ही मेगाटन टीएनटी ऊर्जा पैदा हुई थी। इस एक महाधमाके ने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया, एक वो दुनिया जो पहले थी और एक वो जो इसके बाद बची। इस पूरी अफरा तफरी को अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। प्रभाव की भौतिकी, रासायनिक और पर्यावरणीय पतन, विलुप्ति का जीव विज्ञान और आखिर में स्तनधारियों और मनुष्यों का उदय, मतलब पहले धमाके से लेकर इंसानों के विकास तक का पूरा सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मॉड्यूल द फिजिक्स ऑफ इम्पैक्ट की। हमारी कहानी युकटन प्रायद्वीप में चिक्सोल एस्टेरॉयड के उस अकल्पनीय टकराव से शुरू होती है जिसने सचमुच पूरी धरती की नींव हिलाकर रख दी थी। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरती हुई एक अंतरिक्ष की चट्टान की गतिज ऊर्जा का अंदाजा लगाना हो तो इंसान द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में सोचिए। हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 1 अरब गुना ज्यादा ताकतवर और दुनिया के सबसे बड़े बम जार बॉम्बा से भी 10 करोड़ गुना ज्यादा। इस धमाके के सामने हमारे सबसे बड़े हथियार बिल्कुल बौने लगते हैं। तबाही की टाइमलाइन कुछ इस तरह थी। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर टक्कर की ताकत ने समुद्र के नीचे मौजूद ठोस ग्रेनाइट तक को पिघला दिया। 5 मिनट होते होते 600 डिग्री सेल्सियस की एक भयंकर हीट वेव ने आसपास के जीवों की चमड़ी तक को भाप बना दिया और 1 घंटे के भीतर रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आए, जिनसे ऐसी मेगा सुनामी उठी जो हजारों किलोमीटर अंदर जमीनी इलाकों को निगलती चली गईं। एकदम किसी खौफनाक फिल्म जैसा मंजर। चलिए अब दूसरे मॉड्यूल रासायनिक और पर्यावरणीय पतन पर आते हैं। शुरुआती झटके ने जो तबाही मचाई सो मचाई, लेकिन इसके बाद वायुमंडल में जो खतरनाक बदलाव हुए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती की पपड़ी ही वाष्पीकृत होकर अंतरिक्ष में उछल गई। फिर ये मलबा ठंडा हुआ और पिघले हुए कांच की एक जानलेवा बारिश बनकर वापस धरती पर गिरने लगा। इन्हें टेक्टाइट्स कहते हैं। आसमान से गिरते इन कांच के छर्रों ने समुद्र में मछलियों के गलफड़ों को पूरी तरह जाम कर दिया और जमीन पर गिरते ही पूरी दुनिया के जंगलों को आग के हवाले कर दिया। बात बस आग तक ही नहीं रुकी। इत्तेफाक से एस्टेरॉयड उथले समुद्र के उस हिस्से से टकराया था जहां जिप्सम की चट्टानें बहुत ज्यादा थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि वायुमंडल में भारी मात्रा में सल्फर घुल गया। इस सल्फर ने आसमान में एक इतनी मोटी परत बना ली कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना ही बंद हो गई और फिर धरती एक अंधेरे और जमा देने वाले ग्लोबल विंटर में डूब गए। आगे बढ़ते हैं तीसरे मॉड्यूल की तरफ, विलुप्ति का जीव विज्ञान। अब देखते हैं कि इस अचानक छाए घनघोर अंधेरे और गिरते तापमान ने कैसे पूरे इकोसिस्टम और हमारी खाद्य श्रृंखला की धज्जियां उड़ा दी। सूरज गायब तो पौधों का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस भी पूरी तरह से ठप। ये एकदम डोमिनोज इफेक्ट जैसा था। सबसे पहले पेड़ पौधे खत्म हुए। उनके मरते ही उन पर निर्भर विशाल शाकाहारी जीव भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे और जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो मांसाहारियों के पास भी भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस पूरी चेन रिएक्शन ने धरती की 75% प्रजातियों का सचमुच में सफाया कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस कयामत में आखिर बचा कौन? सर्वाइवल का नियम एकदम साफ था। अगर वजन 25 किलो से ज्यादा है तो मौत तय है। इस माहौल में सिर्फ वो छोटे जीव फायदे में रहे जो कम खुराक पर जिंदा रह सकते थे। जमीन में बिल खोदकर रहने वाले छोटे स्तनधारी और कुछ पक्षी जो सड़े गले पौधों, फंगस या कीड़ों पर गुजारा कर सकते थे। बस वही इस महाप्रलय को मात दे पाए। और अब हमारा आखिरी मॉड्यूल, स्तनधारियों और मनुष्यों का उदय। डायनासोरों के खात्मे ने एक खाली मैदान छोड़ दिया था और इसी खालीपन ने स्तनधारियों यानी मैमल्स की जीत का रास्ता खोला। सच कहा जाए तो डायनासोरों का वो दर्दनाक अंत ही हमारे वजूद की पहली सीढ़ी था। जब दुनिया के सबसे बड़े शिकारी ही नहीं रहे तो बचे हुए छोटे स्तनधारियों को बेखौफ होकर अपना आकार बढ़ाने की खुली छूट मिल गई। करीब 1 लाख सालों के भीतर वो चूहे से बढ़कर रैकून के आकार के हो गए
और 3 लाख साल बीतते बीतते उनका साइज भेड़िए जितना हो गया। विकास की इसी जबरदस्त छलांग ने आगे चलकर यानी लाखों साल बाद शुरुआती इंसानों के दिमाग को विकसित होने का मौका दिया। शुरुआती इंसानों के विकास में असली गेम चेंजर साबित हुआ उनका खान-पान। जब उन्होंने हाई प्रोटीन वाला मांस खाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। इसे ऊर्जा के एक सीधे गणित की तरह समझा जा सकता है। हमारे इस बड़े और जटिल दिमाग को चलाने के लिए शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा चाहिए होता है, और मांस से मिलने वाली इसी भरपूर एनर्जी ने हमारे पूर्वजों के दिमाग को इतना तेज और विशाल बनने में मदद की। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि का विकास हुआ, करीब 12,000 साल पहले एक और ऐतिहासिक मोड़ आया, जिसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति कहते हैं। शिकारी से किसान बनने के इस बड़े कदम ने सिर्फ जीने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि इंसानी शरीर की बनावट और पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को भी हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आर्कियोलॉजिकल सबूत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। जब इंसानों ने खाना पकाना और उसे प्रोसेस करना शुरू किया तो भोजन काफी नरम हो गया। अब चूंकि खाना चबाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तो धीरे धीरे इंसानी खोपड़ी और जबड़े का आकार छोटा और पतला होने लगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा शरीर समय के साथ साथ खुद को लगातार ढाल रहा था। इन सभी वैज्ञानिक कड़ियों को जोड़ने के बाद एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। आज दुनिया पर इंसानों का जो राज है वो सीधे तौर पर करोड़ों साल पहले हुई उस भयानक तबाही का ही नतीजा है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि अगर अंतरिक्ष की वो एक चट्टान धरती से न टकराई होती तो शायद डायनासोर्स आज भी यहीं होते और इंसान शायद कभी वजूद में ही ना आते। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। जिस प्रजाति का जन्म ही एक महाप्रलय और तबाही की राख से हुआ हो, क्या आज वही मानव सभ्यता जलवायु परिवर्तन के जरिए खुद एक नए महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रही है? क्या हम भी पृथ्वी पर वैसी ही अस्थिरता पैदा नहीं कर रहे जिसने कभी डायनासोरों को मिटा दिया था? ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गहराई से सोचने का विषय है।